Hello everyone. Today we will start another important chapter of class 12th chemistry, that is chemical kinetics. Now before going into the chapter, let's think about the main aspects related to the study of reactions. मतलब जब हम किसी रिएक्शन के बारे में सोचते हैं तो वो तीन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन के बारे में. सो द फर्स्ट थिंग इज वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. और ये हमें कौन बताता है? This comes under thermodynamics. Means thermodynamics will tell us whether the reaction is spontaneous or not. मतलब रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, ये हमें कौन बताएगा? ये thermodynamics बताएगा. Now suppose the reaction is spontaneous. अब मान लेते हैं कि रिएक्शन कैसी है? spontaneous है. So the second thing is, then we have to decide that if the reaction is spontaneous, then to what extent the reaction takes place before equilibrium is attained. मतलब second aspect क्या है? मान लेते हैं अगर reaction spontaneous है तो इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी होगी. कितनी कंप्लीट हो चुकी होगी मतलब सपोज इनिशियली हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और हो सकता है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने तक सिर्फ 100 में से सिर्फ 40 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट किए हों. और सिचुएशन क्या हो सकती है? हो सकता है इक्विलिब्रियम अटेन होने तक या होने से पहले 70 आउट ऑफ 100 70 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हों. या हो सकता है कि रिएक्शन जो है वो उसमें 90% उसकी स्पॉन्टेनिटी है, या यूँ कहें कि 100 आउट ऑफ 90 हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं. तो एक्सटेंट कितनी है, कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा केमिकल इक्विलिब्रियम. तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, दैट कम्स इन थर्मोडायनेमिक्स. अगर रिएक्शन होगी तो इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी होगी, दैट कम्स अंडर केमिकल इक्विलिब्रियम. नाउ द थर्ड एस्पेक्ट इज द स्पीड, दैट इज द रेट एट विच द रिएक्शन अकर. किस स्पीड के साथ रिएक्शन हो रही है वो हमें कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स. सो केमिकल काइनेटिक्स वो मेनली क्या बताने वाला है? स्पीड ऑफ रिएक्शन. और क्या क्या चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स में हमें पता चलती हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है ये बताएगा. सेकेंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी. थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, ये सारी चीज़ें कहाँ स्टडी होंगी, ये सारी चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी होंगी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, मतलब किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है उसके बेसिस पर वी विल हैव सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शंस. So let's see classification of reactions on the basis of rates of reaction. The first is very fast reactions, बहुत तेज, तुरंत, instantaneous. Very fast reactions जो seconds में, within seconds complete हो रही हैं. This means they are almost instantaneous. So first classification is very fast reactions. Example, ionic reactions. Ionic reactions almost instantaneous होती हैं, तुरंत within seconds ये complete हो जाती हैं. One of the example is reaction of NaOH with HCl, that is acid base reaction, neutralization. तो ये सब जो ionic reactions हैं they are very fast reactions, so they are instantaneous, within seconds they takes place. The second category is very slow reactions. ये बहुत slow होती हैं, it may takes days, months or years to complete. तो एक कैटेगरी हो गई बहुत तेज़ रिएक्शंस हैं, बहुत फास्ट हैं, विद इन सेकेंड्स हो रही हैं. दूसरी है वेरी स्लो रिएक्शंस हैं, उनको होने में दिन लग सकते हैं, मंथ्स लग सकते हैं, ईयर्स लग सकते हैं. फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन हमने आज रखा और कल उसमें जंग लग जाए, ऐसा तो होता नहीं है. या 5 मिनट बाद जंग लग जाए, ऐसा तो होता नहीं है. थोड़ा टाइम लगता है जंग लगने के लिए. एंड रस्टिंग ऑफ आयरन वी ऑल नो इज़ अ केमिकल रिएक्शन. तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन इट कम्स अंडर वेरी स्लो रिएक्शंस. थर्ड, अब एक दो एक्सट्रीम साइड्स हो गए. एक साइड हो गई कि रिएक्शन बहुत फास्ट है, एक एक्सट्रीम साइड हो गई कि रिएक्शंस बहुत स्लो हैं. तो कुछ रिएक्शंस ऐसी भी जी होंगी जो बीच में होंगी, मतलब उनका स्पीड जो है वो ना तो बहुत फास्ट होगा और ना ही बहुत स्लो होगा. तो दे अकर विद मॉडरेट स्पीड्स. तो दैट दोज रिएक्शंस कम्स अंडर थर्ड कैटेगरी. रिएक्शंस विच आर नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट, ना तो बहुत तेज़ है
और ना ही बहुत स्लो हैं। दे अकर विद मॉडरेट स्पीड्स। और केमिकल काइनेटिक्स को इन्हीं कैटेगरी ऑफ रिएक्शन से डील करना है। तो केमिकल काइनेटिक्स ना तो वो बहुत फास्ट रिएक्शंस की स्पीड से उसको कोई मतलब है, ना ही उसको बहुत स्लो रिएक्शंस की स्पीड से कोई मतलब है। किसके साथ डील कर रहा है केमिकल काइनेटिक्स? इट डील्स विद द रिएक्शंस व्हिच अकर विद मॉडरेट स्पीड्स। So the main category of reactions for kinetic study are reactions belonging to the third category, that is which reactions, those reactions which are not very slow, not very fast. ठीक है, तो पहले दो से नहीं डील करता, वो किसके साथ डील करता है? थर्ड वालों के साथ, उन रिएक्शंस के साथ जिनकी स्पीड कैसी है? मॉडरेट है। ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन है तब भी कोई मतलब नहीं बनता, और बहुत स्लो है तब भी कोई मतलब नहीं बनता है। नाउ द नेक्स्ट इज, अभी हमने देखा तीन कैटेगरीज, कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट है, कुछ बहुत स्लो है, कुछ मॉडरेट है। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से रिएक्शंस की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है? तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक होती है, उसके एटम्स फ्री हो गए, फिर वो कंबाइन करते हैं, नई बॉन्ड्स बनती हैं और प्रोडक्ट बनता है। मतलब ड्यूरिंग अ रिएक्शन ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स आकर, रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ब्रेक होती है और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बनती है। सो रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। नाउ डिफरेंट बॉन्ड्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जीज। हर बॉन्ड के लिए अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे ब्रेक करने के लिए या उसे बनाने के लिए, क्योंकि अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है सो वी नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, और अगर बॉन्ड वीक है तो हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज फॉर ब्रेकिंग एंड फॉर मेकिंग, एंड देयरफॉर द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस आर डिफरेंट। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने के लिए, तो रेट हो सकता है स्लो हो। वीक बॉन्ड होंगी तो कम एनर्जी लगेगी ब्रेक करने के लिए, तो स्पीड कम हो सकती है। So the first reason is for difference in rate is reactions involve breaking and making of bonds. Different bonds require different amounts of energy for breaking, and different amount of energies are evolved when different kinds of new bonds are formed. Therefore, the rates of different reactions are different. Now the second is, अब आयनिक रिएक्शन इंस्टेंटेनियस क्यों होती हैं? क्योंकि सॉल्यूशन में आयंस एग्जिस्ट करते हैं, उनके बॉन्ड अब ब्रेक और मेक का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो दे डोंट इन्वॉल्व एनी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, तो इसलिए वो रिएक्शंस कैसी होती है? वो इंस्टेंटेनियस होती हैं। So the instantaneous nature of ionic reactions is due to the fact that these reactions do not involve any breaking of bonds. Ions are already present in the aqueous solution. थर्ड फैक्टर जो हो सकता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन स्लो होती हैं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शंस फास्ट होती हैं। सो अनदर रीजन फॉर डिफरेंस इन रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस इज डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स सी व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन इज। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं भाई? स्पीड होती है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है भाई? कोई डिस्टेंस तो कवर हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है? जब रिएक्शन होगी तो क्या चेंज होगा? रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो किस चीज में चेंज आ रहा है? कंसंट्रेशन में। किसके कंसंट्रेशन में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज change in the concentration of any of the reactants or products per unit time. तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज, और वो भी पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। व्हाई वी आर डीलिंग विद कंसंट्रेशन? क्योंकि वही वो चीज़ है जो जब रिएक्शन होती है तो चेंज होती है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती है और प्रोडक्ट्स की धीरे धीरे बढ़ती है। Now suppose we have general reaction, R gives P, R is a reactant, P is a product. तो rate of reaction in terms of reactant. Reactant की concentration क्या हो रही है? Decrease हो रही है, तो rate of reaction is equal to decrease in the concentration of reactant R upon time interval. Rate of reaction in terms of product. Product की concentration क्या हो रही है? बढ़ रही है, so increase in the concentration of product per upon time interval. So this is rate of reactions in terms of concentration of reactant and product. Reactant की decrease होगी,
प्रोडक्ट की बढ़ेगी। नाउ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे आएगा? डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी is equal to plus delta P. What is delta P? Change in the concentration of product. वो कैसे आएगा? Delta P is equal to P2 minus P1. Final concentration of product minus initial concentration upon delta T, that is time interval. अब एक्सप्रेशन तो हमने लिख दी। अब सवाल ये उठता है कि रिएक्टेंट वाले के साथ माइनस क्यों लगाया है और प्रोडक्ट वाले के साथ प्लस क्यों लगाया है। तो क्या बात है? बात यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन, एक चीज हमें अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। रिएक्टेंट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट ना, तो रिएक्शन तो होने वाली है, पहले नहीं हो रही थी, अब होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डेल्टा आर मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है मतलब R2 की वैल्यू कम होगी और R1 की ज़्यादा होगी, तो डेल्टा आर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक, तो डेल्टा आर कैसा आएगा? नेगेटिव। रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैसे चाहिए? पॉजिटिव। इसीलिए रिएक्टेंट वाली एक्सप्रेशन में हमने पहले से एक नेगेटिव साइन लगा दिया है ताकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलके क्या हो जाए? पॉजिटिव। ठीक, तो एक बार और देखें, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। डेल्टा आर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब अगर डेल्टा आर नेगेटिव आएगा और अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव करना है तो हम एक्सप्रेशन में ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है, तो डेल्टा पी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। So significance of negative and positive sign. The rate of reaction is always positive. The minus sign along with the reactant term is used simply to show that the concentration of the reactant is decreasing. That is delta R is negative. So that minus into minus becomes positive. The plus sign along with the second term is used to show that the concentration of the product is increasing. That is delta P is positive. Okay. So rate of reaction in terms of reactant and product. Reactant वाले के साथ negative लगाना है, product वाले के साथ नहीं लगाना है। Now types of rate of reaction. First is average rate of reaction. Why average rate of reaction भाई? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि rate of reaction जो है वो reactants और products की concentration पर depend कर रही है। अब during the reaction concentration same तो रहती नहीं है, वो change होती रहती है। अगर कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होती रहेगी, है ना। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन हर टाइम पे चेंज हो रही है तो जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे बिटवीन अ टाइम इंटरवल वो एक्चुअली क्या होगी? वो होगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। मतलब हम कह देते हैं कि ये हमारी ट्रेन है, इसकी एवरेज स्पीड इतनी है। एवरेज स्पीड होने का मतलब क्या है? ट्रेन हमेशा उसी स्पीड से थोड़ी ना चलती रहती है, कभी फास्ट चलती है कभी स्लो चलती है। हम क्या निकालते हैं? एवरेज। तो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट मतलब रिएक्शन का रेट भी हमेशा सेम नहीं होता है, क्या होता है? वो चेंज होता रहता है। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या होती है? वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब निकालेंगे कैसे? क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे भाई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की? एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ना, 2HI gives H2 plus I2। अब इसको देखने से पहले एक चीज जरा हम सोच के देखते हैं। हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देखें तो रिएक्टेंट जो है HI उसके आगे लगा है 2, तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, मतलब 2 मोल्स HI के रिएक्ट कर रहे हैं तो जाके 1 मोल बन रहा है किसका? H2 का, है ना। तो HI के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और H2 बन कितना रहा है? 1 मोल, मतलब HI जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और H2 कम बन रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI इज ट्वाइस एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। मतलब जिस स्पीड से H2 बन रहा है उसकी डबल स्पीड से HI कम हो रहा है।
तो HI के कम होने की स्पीड ज़्यादा है और H2 के बनने की स्पीड कम है, क्योंकि वो 2 मोल खत्म हो जा रहा है तब तक ये 1 ही मोल बना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो सबके लिए सेम होगी, सेम कैसे करेंगे इसको, कैसे HI का डिसअपियरेंस और H2 का अपीयरेंस सेम कैसे करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन सेम करने के लिए? उसके पास हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम H2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें या हम HI को 2 से डिवाइड कर दें। तो हम करते क्या है, हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये देख लेते हैं। फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन where stoichiometric coefficients of reactants and products are not equal to 1, the terms in rate expressions are divided by stoichiometric coefficients present in balanced chemical equation। मतलब जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का जो कंसंट्रेशन टर्म लिख रहे हैं उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे ड्यूरिंग राइटिंग द इक्वेशन। मतलब व्हाट डज इट मीन, डिवाइड करेंगे मतलब क्या, आप देखते हैं। नाउ लेट्स राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं इसलिए माइनस लगा दिया है। रिएक्टेंट कौन है, HI, तो डेल्टा HI हो गया। चेंज इन इंटरवल, चेंज इन टाइम, डेल्टा T, तो डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। अब HI का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2। हमें क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो हमने डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T के आगे क्या लिख दिया, 1/2, ठीक। तो रेट ऑफ एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स उनके खुद के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो HI का 2 है तो वो कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब H2 देखते हैं। H2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट है तो यहाँ पॉजिटिव है, लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव है। डेल्टा H2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T चेंज इन टाइम। यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 का क्या है, 1 है, डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1/1, तो वो लिखा नहीं है हमने यहाँ पे। सिमिलरली I2 प्रोडक्ट है तो इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखा नहीं गया है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। I2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इसलिए ये भी 1/1 है, इसको लिखा नहीं है हमने। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं होगी तो क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन टर्म को उसके खुद के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो दैट बिकम्स रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ और चीजें निकाल लेते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिकम्पोजिशन ऑफ HI, है ना, किस रेट से HI कम हो रहा है, माइनस डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 कैसे, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 कैसा, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ देखो HI का जब हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखा तो वहां हमने 1/2 नहीं लिखा। रेट ऑफ रिएक्शन में हम कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, पर रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस इनमें हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस उनका खुद का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उसको हमें इक्वल नहीं करना है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कब डिवाइड करेंगे, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे होंगे। जब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस ये सब अलग अलग लिखेंगे तब हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। दैट इज the reciprocal of coefficients are written in the expression for the rate of reaction but not with the rate of disappearance of a reactant or appearance of a product. Knowing the rate of the reaction, the rate of disappearance of a reactant or appearance of a product can be calculated or vice versa. Now here is an equation. You have to write down the rate of reaction, rate of disappearance and rate of appearance of products. मैं आंसर बताऊंगी कमेंट्स में। Now next is instantaneous rate. Instantaneous मतलब तुरंत, at a particular instant of time. So rate of reaction at any instant of time is the change of concentration of any one of the reactants or products at that particular instant of time. तो कोई टाइम इंटरवल नहीं ले रहे हैं हम, तुरंत किसी इंस्टेंट पे अगर हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस है। मतलब चेंज इन टाइम इंटरवल वो ऑलमोस्ट कितना है, इट अप्रोचेस 0। जो हम डेल्टा T लिख रहे थे अब हम उसको क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। So to express the instantaneous rate of reaction, a small interval of time is chosen
during which the rate of reaction is supposed to be almost constant. तो delta t की जगह आप क्या लिखेंगे, dt. So instantaneous rate is the average rate during which the smallest possible interval of time, that is when delta t approaches 0. तो r changes into p, instantaneous rate is equal to, बाकी सब सेम रहता है, बस डेल्टा आर की जगह क्या हो गया, डी आर हो गया, और डेल्टा टी की जगह क्या हो गया, डी टी. डेल्टा पी की जगह डी, तो जहां जहां डेल्टा था वहां क्या हो गया है, डी हो गया. ठीक है. सो नाउ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0. So that this becomes instantaneous rate of reaction. Now here are some of the questions. सब में काम एक ही करना है. You have to write down the rate of reaction in terms of reactants and products, and you have to write down the rate of disappearance and rate of appearance of products also. सबका अलग अलग लिखना है. यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, और इन सब के आंसर्स जो है मैं कमेंट्स में बताऊंगी कल. ठीक है. तो आज पढ़ना है इसको और सॉल्व करना है, और आंसर्स इन सब के मैं बताऊंगी कल, वो फिर आपको मैच कर लेने हैं. सो दैट वाज रेट ऑफ रिएक्शन. थैंक यू.